पीछे बोलो, शांत हो। थोड़ा 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 सा ऐसे होइए, दिखेगा नहीं आप लोग को, थोड़ा इधर है जगह। नमस्कार सभी साथियों का, यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो माफी चाहते हैं कि यहाँ मैं देरी से पहुंचा हूँ। देरी से सिर्फ आप ही क्या नहीं आए हैं, मुजफ्फरपुर में ही देरी से आए हैं। आज पारू में एक मेरी सभा थी जहाँ हम पहुंच ही नहीं पाए, तो उसके लिए जो लोग, जो साथी दल के लगे हुए थे, जो लोग वहाँ आए थे, उनसे भी माफी चाहता हूँ। हम लोग सुबह से चल ही रहे हैं, पटना से चले हैं और महानार होते हुए आ रहे हैं। अपने से कहीं हम लोग चाय पीने के लिए भी नहीं रुके हैं, लेकिन जो समय लग गया वो लग गया, गलती तो हमारी ही है। मेरे साथ सीताराम बाबू हैं, इनसे तो आप लोगों का परिचय होगा ही। सीताराम यादव जी बगल के सीतामढ़ी के हैं, उसके बगल में ललन जी यादव हैं, ये मुंगेर के हैं, IAS ऑफिसर है। मनोज तो यहीं आपके जिला के हैं, इनसे आपका परिचय है ही। मेरे बगल में BK चौधरी साहब हैं, ये भी आपके जिले मुजफ्फरपुर के हैं, ex IPS अफसर हैं। और उसके बगल में AK दास साहब हैं, जिनसे आप लोगों का बखूबी परिचय होगा, यहाँ के मुजफ्फरपुर के बड़े पेडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन है, पेडियाट्रिशियन है, फिजिशियन। तो आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बदलाव यात्रा के तहत हम लोगों ने ये घोषणा की है कि अगले 120 दिन में 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, और उसकी शुरुआत जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से हुई है। जेपी के भूमि से इसलिए क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले सबसे पहले बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति जैसे जो शब्द हैं, ये जनमानस के बीच में जेपी के द्वारा ही दिया गया। उसके बाद से देश के कई हिस्सों में सत्ता बदली, कई जगहों पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां से इस क्रांति की, इस आंदोलन की, इस नारे की, सोच की शुरुआत हुई, वो जहां था वहीं रह गया। 1970 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज करीब 45-50 साल बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो अभी जनता के पास अगले 4-5 महीनों में जब चुनाव होने वाला है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है जेपी के बताए हुए रास्ते पर चल के संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का, जिसमें एक बार लोग जनसुराज के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो जेपी का रास्ता है कि लोग जाति पाति भूलकर, हिंदू मुसलमान को छोड़कर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। इसी संदेश को लेकर जनसुराज में मैं और मेरे सारे साथी घर घर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराया जाए कि यहाँ पर के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को लूटा है, उनको अलग हटाकर एक नए सशक्त विकल्प के तौर पर जनसुराज के साथियों को वो चुने। अगर वो ठीक लगता है तो उन्हें ये मौका दे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करे। इसके साथ साथ जनसुराज एक और जो बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसके तहत 1 करोड़ परिवार से बिहार में 3 विषयों पर जनसुराज के साथी जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं। 3 विषय वो हैं जिसको लेकर बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। पहला विषय है जातीय जनगणना। जैसा कि आपको याद होगा, देश में सबसे पहले जातीय जनगणना आज से करीब 2-2.5 साल पहले बिहार में कराया गया, और जो लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जातीय जनगणना होने से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। तो जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया 2023 को, 7 नवंबर को सदन में रखा गया बिहार विधानसभा में, उसमें सबसे जो समझने वाली बात निकल के आई कि 30-35 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों के सरकार में रहने के बावजूद जो सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक उसका प्रमाण ये है, एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, क्योंकि आप लोग भी जातीय जनगणना जब हो रहा था तो रोज सवाल कर रहे थे।
जब जनगणना का रिपोर्ट आया तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3, उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती है, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। और मुसलमानों के बीच ये आंकड़ा 7% से कम है। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ देते हैं। नेता चाहता है कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? उसी जातीय जनगणना के आधार पर 23 या 24 नवंबर को 2023 में नीतीश कुमार, और उस समय देखिए अभी नीतीश जी का बिजली है, आया गया, नीतीश कुमार जी ने सदन में शुरू करें। माइक नहीं चल रहा है, आपकी आवाज हो जाएगा। जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 23 और 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी, जो उस समय तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार में थे, उन लोगों ने घोषणा की कि जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं उनको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये लोकसभा में लोगों का वोट मांगने के लिए, लेने के लिए उनको ये झांसा दिया गया, क्योंकि आज उस विषय को 2 वर्ष हो गए, अभी तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी अगर किसी को जानते हो जिसको जातीय जनगणना के बाद 1 रुपया भी मिला हो तो जरूर बताइए। तो ये पहला विषय है हम लोगों के लिए कि घर घर जाकर हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं उनको 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी, आपको मिला है कि नहीं मिला है? दूसरी बात, 2008 से दलितों के बीच नीतीश कुमार ने दलित महादलित का एक सिस्टम लाया और ये कहा कि जितने भूमिहीन महादलित हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कुल 50 लाख परिवारों को ये लाभ मिलना चाहिए था। अभी सरकारी आंकड़ा आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला है। और भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2,34,000 में से करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ कागज पर ही ये जमीन दिया गया, जमीन उनको मिला ही नहीं। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का, जो कि यहाँ पर लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर सरकार पिछले 4-5 वर्ष से राजस्व विभाग के जरिए जो धन की वसूली कर रही है, ये बताया जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा, इससे भूमि सुधार की दिशा में काम होगा। सच्चाई ये है कि ये राजस्व विभाग के जरिए वंशावली बनाने के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर, दाखिल खारिज करने के नाम पर, जमाबंदी करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का वसूली हो रहा है। और अभी सरकारी आंकड़ा जो आया उसमें पता चला कि ये 4-5 बरस के लूट के बाद, प्रयास के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही डिजिटाइजेशन हुआ है। बिहार सरकार में जब ये योजना शुरू हुई, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में योजना शुरू हुआ, वहां काम पूरा कर लिया गया। लेकिन बिहार सरकार की गलती की वजह से जो लूटपाट मची हुई है, उस वजह से सर्वे में सर्वे के नाम पर घर घर से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन न लैंड का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ,
न भूमि सुधार के दिशा में कुछ आगे काम हुआ। तो इन 3 मुद्दों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैंने 18 तारीख को कल्याण बिघा से करी। कल्याण बिघा के पंचायत में तो हम पहुंचे, लेकिन आपने शायद देखा होगा नीतीश कुमार के प्रशासन ने हमको कल्याण बिघा गांव नहीं जाने दिया। ये दिखाता है कि ये सरकार की स्थिति क्या है। पूरे बिहार का बात छोड़ दीजिए, नालंदा का भी बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 मुद्दों पर लोग उनके विरोध में खड़े हैं। जब मैं हस्ताक्षर कराने गया तो पूरा प्रशासन लगकर उन्होंने कल्याण बिघा में मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग कल्याण बिघा फिर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। लेकिन उसके साथ साथ जो जन स्वराज से जुड़े हुए साथी हैं, वो पूरे बिहार में घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेंगे। और जो मानसून सत्र होगा विधानसभा का, उसमें हम लोग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेने के बाद उस सदन में बैठकर बिहार की जनता को गुमराह करने वाले इन लोगों को जाकर इनका घेराव करेंगे हम लोग, और इनको याद दिलाएंगे कि 2 वर्ष पहले आपने कहा था कि बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दोगे, अभी तक किसी को नहीं दिया। आज से 15 साल पहले आपने कहा था कि भूमिहीन दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन देना है, उसमें 10% लोगों को भी जमीन नहीं मिला। और तीसरी जो बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर जो सबको परेशान किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया वसूला जा रहा है, इसके बावजूद लैंड के रिकॉर्ड में भूमि सुधार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इन 3 विषयों को लेकर विधानसभा का घेराव मानसून सत्र में जन स्वराज की ओर से किया जाएगा। तो ये 2 जो कार्यक्रम चल रहा है, बिहार बदलाव यात्रा जिसको मैं कर रहा हूं, और बदलाव का हस्ताक्षर जो जन स्वराज के हमारे सभी साथी कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको जानकारी दे दी, उसी के तहत आज मैं मुजफ्फरपुर में था। महनार में एक हमारी छोटी सी सभा थी, उसके बाद पारू में एक सभा थी। पारू में मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, जैसा कि आपको पता है। अभी हम मुजफ्फरपुर अभी पहुंच पाए, तो एक बार माफी चाहते हैं सबसे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, हमसे कर लीजिए, या जो मंच पर बैठे हुए हमारे वरीय साथी हैं इनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। कौन होगा प्रत्याशी? जिसको मुजफ्फरपुर की जनता तय कर देगी वही होगा प्रत्याशी। जन स्वराज पहला दल है जिसने ये व्यवस्था बनाई है कि जिसको भी प्रत्याशी बनना है वो आवेदन दे, और आवेदन सिर्फ प्रशांत किशोर और जन स्वराज को न दे, वो आवेदन अपने क्षेत्र की जनता को भी दे। तो जो जिसने भी आवेदन दिया है वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर आधिकारिक तरीके से अपने क्षेत्र में घूमकर बता रहा है कि मैं यहाँ का संभावित प्रत्याशी हूँ। और जन स्वराज की जो व्यवस्था है, अब क्षेत्र की जनता से बात करेगी, और जो भी संभावित प्रत्याशियों में जो सबको मान्य होगा, जो सबको अच्छा लगेगा, वही जन स्वराज का प्रत्याशी होगा। आप भी हमको बता दीजिए कि जो संभावित प्रत्याशी यहाँ फोटो बैनर लगाए हैं उसमें कौन अच्छा है, आप भी हमको राय दीजिए ताकि चुनने में हमको भी आसानी होगी। प्रत्याशियों के नाम तेजस्वी यादव के लालू यादव बदले दूसरे किसी यादव को बिल्कुल घोषित है। अगर तेजस्वी यादव की बात नहीं है, अपने परिवार के अलावा बिहार में किसी भी व्यक्ति को, अगर यादव समाज के भी किसी व्यक्ति को राजद मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो जन स्वराज अपनी पूरी ताकत से राजद के उस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के समर्थन में जन स्वराज खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में ये लोग इंप्रेशन बनाते हैं कि हम अपने जाति की चिंता कर रहे हैं। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि लालू यादव को यादवों की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। अगर यादव समाज, तो भाई यादव समाज में तो इतने काबिल लोग हैं, किसी को बना दीजिए नेता, हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। तेज प्रताप के साथ जो हुआ है, प्रधान जी सवाल है। प्रधान जी, तेज प्रताप जी के साथ क्या हुआ है? लालू जी ने किसको पार्टी से निकाल दिया? तेज प्रताप अपने लड़के को। तो निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इससे पहले भी
कुछ दिन तेज प्रताप जी वापस पार्टी को छोड़कर चले गए थे वृंदावन वगैरह, फिर उनको वापस ला दिया गया, मंत्री भी बन गए। तो उनके लड़के हैं, ये उनका आंदोलन। पहली बात तो समझिए उनका पारिवारिक अंता हूं कि लालू यादव जी के परिवार का कोई लड़का या लड़की जो राजनीति में सक्रिय है या होना चाहता है, उस पर लालू जी कोई कार्रवाई करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। प्रशांत किशोर जी, एक सवाल है, जिस तरह से गर्मी का समय है, ऐसे में चमकी को लेकर के जो सरकार की लगातार कई वर्षों से पहल होती रही है, ऐसे में सैकड़ों बच्चे काल के गाल में जा रहे हैं। सरकार की जो कार्यशैली है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चमकी बुखार को लेकर जब मैं यहाँ पदयात्रा कर रहा था तो एक डॉक्टर अरुण साहा हैं जिन्होंने चमकी बुखार पर यहाँ बहुत काम किया है। वो जनसुराज से भी जुड़े रहे हैं, बहुत भले आदमी हैं। और जो उस समय उन्होंने बताया या बाहर के दूसरे डॉक्टर्स ने भी जो रिसर्च बताया के बारे में जो साझा किया कि वो उस समय स्थिति कंप्लीटली अवॉइडेबल थी। जो बच्चे खाली पेट सोए, जो भूखे पेट सोया, वही उसी बच्चे को चमकी बुखार हुआ और उसको उसकी फैटेलिटी रेट ज्यादा हुई। तो सबसे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जिनको, भाई एक माइक दे दो यार। तो पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि चमकी बुखार जो समाज का सबसे गरीब तबका है, उनके बच्चों को होने की संभावना ज्यादा है। तो सरकार को एक चीज तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसी भूखमरी की स्थिति न हो, कम से कम इतना अनाज लोगों के पास जरूर हो कि बच्चे खाली पेट न सोए। और बाकी चमकी बुखार को हुए करीब 5-7 साल वो घटना को हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने यहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था बेहतर की होगी। बाकी हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि 2-4 शब्द इस पर आप ऐड करिए कि चमकी बुखार की अभी स्थिति मुजफ्फरपुर में क्या है और क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। चमकी बुखार जिसको एक्यूट लिम्फेटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, बेसिकली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जहाँ पे बच्चों का शुगर लेवल कम हो जाता है। जैसा प्रशांत जी ने कहा कि जो बच्चे खाली पेट सोते हैं उन्हीं में ज्यादा होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं मौसम और उसकी आर्द्रता से संबंधित है। जो बहुत गर्मी और बहुत आर्द्र होता है तो बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा रहता है। जो बच्चे खाली पेट सोते हैं उनमें ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से चमकी और बुखार होता है। सरकार ने इस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। कोविड के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि ये चमकी बुखार के बच्चे बहुत की संख्या कम हो गई और सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहा है, नया स्पेशलिटी क्लिनिक बनी है और जो पीडियाट्रिक आईसीयू वगैरह बना है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। प्रयास हो रहे हैं लेकिन और प्रयास करने की जरूरत है। बच्चे खाली पेट न सोए, इसका व्यवस्था गांव और एकदम गरीब तबके तक की बात पहुंचे, इसकी बहुत जरूरी है। एक सवाल है मुजफ्फरपुर जुड़ा हुआ स्वास्थ्य विभाग से। सरकार नई अस्पताल और स्वास्थ्य विस्तार की दावा करती है। मुजफ्फरपुर में छोटा बड़ा एक दर्जन से ज्यादा पुराना अस्पताल है और बड़ा अस्पताल भी है जो बदहाल है और बंद है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री बिहार के कह रहे हैं कि मंगल काल चल रहा है बिहार में। इस पर क्या भाई, मंगल काल उनका चल रहा है क्योंकि लूटपाट करके बहुत रुपया कमा लिए हैं। मंगल काल उनका तो जरूर चल रहा है, ठीक बात है। बिहार के लोगों को का मंगल काल तो चल नहीं रहा है। जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, खासकर गरीब परिवार के लोग, उनको पता है कि ये बिहार का स्वास्थ्य सेवाओं के नजरिए से मंगल काल नहीं है। यहाँ के जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ग्रामीण चिकित्सकों के ही कंधे पर है। खासकर जितने गांव में तो मैं गया हूँ, 5000 गांव में, मुझे कहीं पर सब सेंटर या पीएचसी रेफरल हॉस्पिटल कहीं कहीं पर भी मुझे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं दिखी। जैसा मैं बता रहा हूँ, लोग गरीब आदमी जो है वो तो ग्रामीण चिकित्सकों के ही भरोसे है। बाकी शहरों में जो अस्पतालों की स्थिति है, अभी 4-5 दिन पहले खबर आप लोगों ने चलाई थी कि एनएमसीएच में कोई भर्ती मरीज है जिसका पैर चूहा काट रहा है और स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि यह मंगल काल चल रहा है।
तो मोदी जी के लिए अमृत काल चल रहा है और मंगल पांडे के लिए मंगल काल चल रहा है। बाकी जनता अपना देख ले। चलिए बोलिए। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सर आपके क्या विचार है, क्या विजन रहेगा सर? कोई विचार नहीं है। 2 बरस से विचार बताते बताते कंठ में हमारे गांठ पड़ गया, लेकिन आपके जैसे लोगों को न विचार सुनना है न समझना है। जो हमने विचार रखा है उस पर 100 सवाल कीजिए, जवाब देंगे। क्या विचार है? नए पत्रकारिता करने आप आए हैं, कम से कम थोड़ा रिसर्च करके आइए कि हमने शिक्षा को सुधारने के लिए क्या कहा है। उसमें अगर कुछ कमी दिखती हो, उसमें गलती दिखती हो तो जरूर सवाल कीजिए। लेकिन आगे खड़ा होके शिक्षा को सुधारने के लिए क्या विजन है? 3 बरस से क्या कर रहे हैं? 3 बरस से गांव गांव घूम कर यही समझा रहे हैं कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाएगा, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा। 5 महीने से बचा हुआ है, उम्मीदवार का नाम पक्का। उम्मीदवार का नाम जैसा कि जन स्वराज की कोर कमेटी ने तय किया है, किसी दूसरे दल से पहले जून जुलाई महीने में हम लोग सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। चिंता मत कीजिए। राघोपुर सीट से आपकी उम्मीदवारी तय माना जाए। भैया 100 दफे कह चुके कि जो राघोपुर से उम्मीदवारी का जो बात है वो पार्टी को तय करना है। पार्टी के किसी साथी ने मेरे नाम से आवेदन राघोपुर के लिए दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आवेदन दे दिया तो हम राघोपुर से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कि मुजफ्फरपुर से लड़ना है तो मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कि नहीं लड़ना है, टिकट आपको नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हैं जी, क्या महात्मा गांधी से शुरू की आपने, वो आपकी तस्वीर में है जन स्वराज की। अब अम्बेडकर जी आए हैं, आगे तीसरा कोई चेहरा जुड़ेगा? नहीं, देखिए, मतलब इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए। बिल्कुल ठीक बात है, जन स्वराज अभियान में सिर्फ महात्मा गांधी का ही पिक्चर था। बाबा साहब का पिक्चर क्यों जोड़ा गया है? ऐसा नहीं है कि अच्छा एक था अब 2 कर लें, 2 है अब इसको 3 कब होगा, जैसा आप सवाल कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर हम लोगों की लड़ाई, जन स्वराज की लड़ाई भाजपा से है, और विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको ये समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं कि दलित नहीं दे रहा है। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। तो इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना लें तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में है तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर, तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं
और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए दो पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि एक था तो दो कर लिए, दो है तो तीन कर लिए। गांधी के विचारधारा को मानने वाले जो भी हिंदू हैं, कौन है ये तो आप भी देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि गांधी को के विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात क्लियर है? इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको राजनीति किस आधार पर करनी है। विचारधारा के आधार पर हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू के पुरोधा टीका लगाने से नहीं ना हो जाइएगा। हमारी आपने सवाल किया उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बौद्ध बने, हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा के हैं वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है, तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकन कौन होगा? हम लोग का आइकन गांधी होंगे, हम लोग के आइकन जेपी होंगे, हमारे आइकन लोहिया होंगे, हमारे आइकन अंबेडकर होंगे, हमारे आइकन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, समाजवाद के गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र हैं। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने। चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी चर्चा होती रहेगी। उससे बिहार में क्या बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चलिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के ही नाम पर क्या 2-4-5 लाख बिहार के लड़कों को आर्मी में नौकरी मिल गई? तो आप लोग किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। भाई देश में पार्लियामेंट है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। तीनों क्यों अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है? क्योंकि तीनों को अलग अलग विषयों को डील करना है। पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनकर वहां भेज दिया। उनका काम है विदेश नीति, उनका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो उस विधानसभा में वो लोग चुनकर जाएंगे जिनका काम होगा कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले। उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है, बिहार के विधानसभा का मामला नहीं है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मुखिया के चुनाव पर क्या असर होगा? अरे भाई मुखिया के चुनाव का विषय गांव और पंचायत की समस्या है। एनडीए के नेता जो जा रहे हैं तो भाई मेरे, जो लोग ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तो भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था। तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उसका तिरंगा यात्रा पर एक अधिकार भाजपा वाले ने कर लिया, फिर नया तरीका बना लिया है।
मोदी जी 29 को आ रहे हैं तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितनी बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हो तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया आप लोग आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की? मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था। काहे लगाया था रेलवे लाइन? कि यहाँ से कॉटन और सारा सामान, कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को ये ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कह नहीं रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो भैया आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। एक सवाल है कि पारू में आपका सभा था, सभा में घंटों प्रतीक्षा कर रहे जितने भी आपको सुनने वाले लोग थे, जनता थी 97 पारू विधानसभा से लेके साहेबगंज की, तो आगे फिर आप मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र में कब जाने वाले? तुरंत आएंगे मेरे भाई। मैंने आते के साथ माफी मांगी। ऐसा नहीं है कि पारू साहेबगंज हम गए नहीं है, पैदल चले हैं उन गाँव में। आज सभा में लोगों से मिलना था, बात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई घर चले गए, कि खाना खाने चले गए, कि कहीं रुक गए। महानार से आते समय भीड़ की वजह से जगह जगह लोगों ने रोक लिया। स्वागत के चक्कर में वो लेट हो गई, कार्यक्रम लेट हो गया। हम पटना से 12:30 बजे चले हैं और महानार 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं भीड़ की वजह से, और फिर महानार से निकलते समय 1.5 घंटा और लेट हो गया, 9 बज गया, इसीलिए यहाँ पर भी लेट से पहुंचे हैं। जल्दी वापस आएंगे। और वैसे भी जब बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आएंगे तब तो फिर से हर विधानसभा में यहाँ पर 2-2 दिन रहेंगे, कोई चिंता नहीं। बिहार बदलाव यात्रा तो आपको शुरू में बताया कि जो आज से 50 साल पहले जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, जिसके तहत पूरे देश में सत्ता और कई जगह व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। बिहार ने आज तक वो परिवर्तन नहीं देखा, वो बदलाव नहीं देखा। तो बिहार की जनता को जाकर ये बता रहे हैं कि ये बदलाव के लिए आपके पास सही समय है। 5 महीने के बाद चुनाव है। एक बार अपने बच्चों के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली से ऊपर उठकर, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान छोड़कर एक बार बिहार में बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट दीजिए। यही संदेश लेकर जा रहे हैं। चुनाव के दौरान मोर्चे की संभावना होती है प्रशांत जी, तो क्या सोचेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। एक ही मोर्चा है जिसका नाम है जन सुराज, जनता का मोर्चा। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अगर आपका मोर्चा से तात्पर्य किसी गठबंधन से है तो फिर हर सभा में कहा है, मैंने रिपीट कर देता हूं, जन सुराज 243 सीट लड़ेगा। ना चुनाव से पहले समझौता, ना चुनाव के बाद समझौता। एक सवाल है मेरा,
सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो भी कार्यक्रम हो जाते हैं उस पर जनता का कैसा खर्चा करते हैं? अगर आप भविष्य में सीएम या कोई अन्य पद पर जाइएगा तो क्या उपयोगी सुविधा का इस्तेमाल करिएगा कि नहीं करिएगा? सुविधा का इस्तेमाल करना एक बात है और प्रधानमंत्री के तौर पर आकर पूरे बिहार के पंचायत से जुड़े हुए लोगों को बस और पैसा देकर बुलाकर भाषण देना दूसरी बात है। भाई मोदी जी पिछले साल क्यों नहीं आए पंचायती राज के लोगों से मिलने बिहार में? इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। इसी साल बिहार के पंचायती राज के लोगों का चिंता हुआ है। इसी साल किसान के स्वनिधि का पैसा बिहार से जाएगा। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर आपको दिखेंगे नहीं 2 बरस। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है, अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है। तब तो 2 ही बात हो सकता है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने, जो कि अभी मंगल काल जिन लोगों का चल रहा है वो सब लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं कि भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया। मंगल पांडे ने आप पर आरोप बताया, जवाब दिया आपने कहा कि मंगल काल चल रहा है वो लूट रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमने कहा कॉटन बैंडेज में बिहार में लूट होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बिहार में दिखी कि नहीं दिखी? देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में कोविड के हुए कि नहीं हुए? और अफरा तफरी मची कि नहीं मची? ऑक्सीजन के अभाव में सबसे ज्यादा लोग तड़फड़ाए कहां, मरे कहां बिहार में? उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल काल वाले थे। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम देख रहे थे, देख रहे, अरे भाई देख रहे थे, सुनिए, देख, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री प्रशांत किशोर नहीं ना थे? स्वास्थ्य मंत्री अरे सुनिए मेरी बात, हम बंगाल में अपना काम कर रहे थे, मंगल पांडे के शब्दों में पैसा कमा रहे थे, मान लीजिए, तो कोई गैर कानूनी काम नहीं ना कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री देश के बिहार के आप न हैं, बंगला में आप न रहते हैं, टैक्स पेयर के बिहारियों के पैसा से गाड़ी पर आप न चल रहे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। आपकी कोई बिहार का लड़का वकील है अभी हार्वर्ड में, तो कहिएगा कि वो हार्वर्ड में पैसा कमा रहा है, तो भाई वो अपना काम करने गया है। पॉलिटिकल इशू है, बार-बार जदयू के नेता नीतीश कुमार के बेटा का नाम उछालते हैं। आपको नीतीश जी परिवार में बड़ा करीब है, क्यों रहे नहीं, अभी भी है, क्यों बार-बार निशांत का नाम आता है? मैं देखिए पिछले कई समय से इस बात का उत्तर दे रहा हूं कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, चाहे वो नीतीश जी के लड़के हों या लालू जी के लड़के हों या किसी दूसरे के लड़के हों। जहां तक मैं समझता हूं कि नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं हैं, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा जदयू की ओर से या नीतीश जी की ओर से या उस बच्चे की ओर से नहीं हुई है। तो बाकी जो चीज चल रहा है वो खाली स्पेकुलेशन है, जिसका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर जदयू से या नीतीश जी से या निशांत के द्वारा खुद ऐसा कहा जाएगा कि हम राजनीति में आ रहे हैं, तब उस पर टिप्पणी की जाएगी। भाजपा नेता मनीष कश्यप पर जिस तरह से